सितंबर 2016 मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर का बोर्ड रूम। बाहर शहर हमेशा की तरह तेजी से भाग रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर समय जैसे थम गया था। लंबी टेबल के चारों तरफ कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी बैठे थे। फाइनेंस, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, हर विभाग के दिग्गज। लेकिन उस दिन माहौल अलग था। कोई हल्की बातचीत नहीं, कोई मुस्कान नहीं। दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं मुकेश अंबानी। वो धीरे धीरे चलते हुए टेबल के सामने खड़े होते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर वो एक ऐसा ऐलान करते हैं जो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा दांव बनने वाला था। हम अगले 6 महीने तक पूरे देश को फ्री में डेटा देंगे। कॉल फ्री, एसएमएस फ्री। बस लोगों को हमारी सिम लेनी होगी। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सही सुना है। उस वक्त भारत में मोबाइल डेटा बेहद महंगा था। 1 GB डेटा के लिए लोग 250-300 रुपए तक खर्च करते थे, और यहां देश की सबसे बड़ी कंपनी कह रही थी कि वो सब कुछ मुफ्त दे देगी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर आखिरकार कंपनी के एक सीनियर CFO हिम्मत जुटाते हैं। उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। सर, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा लगभग 50,000 करोड़ डूब जाएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है, हम बर्बाद हो सकते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस कमरे में बैठे हर इंसान का डर था, क्योंकि उस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले से ही बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल। ये कंपनियां सालों से मार्केट पर राज कर रही थी, और रिलायंस अगर इतनी आक्रामक रणनीति अपनाता तो पूरा खेल अनिश्चित हो जाता। लेकिन मुकेश अंबानी के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, 50,000 करोड़ का रिस्क है, लेकिन इसके बदले हमें 84,000 करोड़ का एम्पायर मिलेगा। और सिर्फ पैसा नहीं, हम पूरे भारत को बदल देंगे। ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं था, ये एक विजन था। उस समय भारत में इंटरनेट की पहुंच बहुत सीमित थी। गांवों में तो लोग अभी भी 2G नेटवर्क से जूझ रहे थे, और डिजिटल सर्विसेज सिर्फ शहरों तक सीमित थीं। लेकिन उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी पहल, डिजिटल इंडिया, तेजी से आगे बढ़ रही थी। सरकार चाहती थी कि हर भारतीय के हाथ में इंटरनेट हो, हर सेवा डिजिटल हो जाए, और मुकेश अंबानी ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने समझ लिया कि यह सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ऐसा वंस इन अ सेंचुरी मौका है जहां टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और मार्केट तीनों एक साथ अलाइन हो रहे हैं। उस कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आने वाले कुछ सालों में करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल देगा। डेटा की कीमतें गिर जाएंगी, इंटरनेट आम आदमी की जेब में आ जाएगा, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बन जाएगा। साल 2002 में, उसी साल धीरूभाई अंबानी का देहांत हुआ था। एक ऐसा इंसान जिसने गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे ताकतवर कंपनियों में बदल दिया था। पेट्रोलियम से लेकर टेक्सटाइल और प्लास्टिक तक हर सेक्टर में रिलायंस का दबदबा था। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद धीरूभाई अंबानी का एक सपना अधूरा रह गया था, टेलीकॉम का सपना। वो मानते थे कि जिस दिन भारत में कम्युनिकेशन सस्ता और आसान हो जाएगा, उस दिन देश की असली तरक्की शुरू होगी। वो चाहते थे कि एक आम आदमी भी बिना सोचे समझे फोन कर सके, जुड़ सके और जानकारी तक पहुंच बना सके। यही वो सपना था जो अब उनके बेटे मुकेश अंबानी के सामने खड़ा था, और 2016 का वो फैसला उसी अधूरे सपने को पूरा करने की शुरुआत बनने वाला था। धीरूभाई अंबानी का सपना सिर्फ एक बड़ी कंपनी बनाना नहीं था, वो भारत को बदलना चाहते थे। वो अक्सर कहा करते थे, जिस दिन एक गरीब आदमी के हाथ में सस्ता फोन होगा, उसी दिन उसकी किस्मत बदल सकती है। उनका मानना था कि जानकारी ही असली ताकत है। अगर एक किसान को मंडी में सही दाम की जानकारी मिल जाए, अगर एक मजदूर को बेहतर मौके के बारे में पता चल जाए, अगर एक छोटा दुकानदार बाजार की मांग समझ जाए, तो वो भी आगे बढ़ सकता है, अपने बच्चों का भविष्य बदल सकता है। लेकिन 2002 में उनके जाने के बाद ये सपना अधूरा रह गया। अब जिम्मेदारी थी उनके बेटे मुकेश अंबानी के कंधों पर। उसी समय रिलायंस के अंदर एक बड़ा मोड़ आया। परिवार में बंटवारा हुआ, मुकेश और उनके भाई अनिल अंबानी के बीच। इस बंटवारे में मुकेश को मिला ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग का विशाल साम्राज्य, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे मजबूत हिस्सा। वहीं अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस शामिल थी। कागजों पर सब कुछ साथ था। टेलीकॉम अब अनिल के पास था, लेकिन दिल से मुकेश अंबानी कभी इस सेक्टर से दूर नहीं हुए। उन्हें पता था कि भविष्य यही है, कनेक्टिविटी में, डेटा में और डिजिटल दुनिया में। 2007 में उन्होंने पहली बार इस सपने को फिर से जिंदा करने की कोशिश की।
उन्होंने रिलायंस इन्फोकॉम के जरिए टेलीकॉम में एंट्री ली। उस समय कंपनी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर डाउन लगाया। सीडीएमए तकनीकी रूप से मजबूत था, बेहतर कॉल क्वालिटी और स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी देता था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मार्केट। भारत में उस समय जीएसएम टेक्नोलॉजी तेजी से फैल रही थी। बड़े खिलाड़ी जैसे भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया जीएसएम पर काम कर रहे थे। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां भी जीएसएम डिवाइस पर फोकस कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि ग्राहक जीएसएम की तरफ झुक गए और सीडीएमए धीरे धीरे पीछे छूट गया। रिलायंस का ये दाव गलत साबित हुआ। ये मुकेश अंबानी के लिए एक बड़ा झटका था, एक ऐसा झटका जिसने साफ कर दिया कि सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं है, सही समय और सही टेक्नोलॉजी चुनना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यहीं पर मुकेश अंबानी बाकी बिजनेसमैन से अलग साबित होते हैं। हार उनके लिए अंत नहीं होती, वो एक सीख होती है। उन्होंने पीछे हटकर हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर पहली बार गलती हुई है तो अगली बार मैं इसे सही करूंगा। और फिर शुरू हुआ एक लंबा रिसर्च फेज। उन्होंने दुनिया के हर बड़े टेलीकॉम मार्केट को स्टडी किया, अमेरिका, यूरोप, चीन। उन्होंने देखा कि वहां कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और यूजर्स क्या चाहते हैं। इस गहरी स्टडी के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई, भविष्य वॉइस कॉल का नहीं, डेटा का है। दुनिया तेजी से बदल रही थी। लोग सिर्फ कॉल नहीं करना चाहते थे, वो इंटरनेट चाहते थे, वीडियो देखना चाहते थे, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते थे, ऑनलाइन पढ़ाई और बिजनेस करना चाहते थे। लेकिन भारत में उस समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। यहाँ मार्केट पर राज कर रही थी बड़ी कंपनियां, भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर। ये सभी कंपनियां मुख्य रूप से 2G और धीरे धीरे 3G नेटवर्क पर काम कर रही थी। इंटरनेट था, लेकिन इतना महंगा कि आम आदमी के लिए वो एक लग्जरी बन चुका था। 1 GB डेटा की कीमत 200 से 300 रुपए तक थी। एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान के लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि वो रोज इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। गांवों में तो इंटरनेट लगभग न के बराबर था। लेकिन उसी समय दुनिया के कई हिस्सों में एक नई टेक्नोलॉजी तेजी से उभर रही थी, 4G। 4G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं था, ये पूरी डिजिटल लाइफस्टाइल को बदल देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था। हाई स्पीड वीडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, एप्स, डिजिटल पेमेंट्स, सब कुछ 4G के दम पर ही संभव था। मुकेश अंबानी ने इस बदलाव को बहुत पहले ही पहचान लिया था। वो सोचने लगे, अगर यही 4G टेक्नोलॉजी भारत में सस्ती हो जाए तो क्या होगा। उनके दिमाग में एक विजन बनने लगा, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान के पास सस्ता और तेज इंटरनेट हो, जहां गांव का बच्चा भी वही जानकारी हासिल कर सके जो शहर का बच्चा करता है। और तभी देश की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला था। मई 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अपने पहले ही बड़े भाषणों में उन्होंने एक विजन सामने रखा, डिजिटल इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक मिशन था। सरकार चाहती थी कि भारत डिजिटल रूप से सशक्त बने, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे, हर नागरिक के पास डिजिटल पहचान हो, हर सेवा ऑनलाइन हो सके। मोदी का सपना था एक ऐसा भारत जहां किसान भी व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकें, जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, जहां छोटे बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ सकें। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने कुछ बड़े और अहम फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला था स्पेक्ट्रम की नीलामी। अब टेलीकॉम कंपनियां को सरकार से सीधा लाइसेंस नहीं मिलेगा, उन्हें स्पेक्ट्रम यानी वो हवा जिसमें मोबाइल सिग्नल चलता है खरीदना होगा, और वो भी खुले ऑक्शन के जरिए। जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाएगी उसे उस स्पेक्ट्रम पर नेटवर्क चलाने का अधिकार मिलेगा। ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि अब अगर किसी कंपनी के पास पैसा, विजन और हिम्मत हो तो वो पूरे टेलीकॉम मार्केट को चुनौती दे सकती थी। और मुकेश अंबानी इस मौके का इंतजार ही कर रहे थे। समझो इसे ऐसे, जैसे रेडियो में अलग अलग चैनल होते हैं, वैसे ही मोबाइल नेटवर्क में हर कंपनी को अपनी फ्रीक्वेंसी मिलती है जिस पर वो अपनी सर्विस चलाती है। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कोई दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसी हवा में नेटवर्क और कॉल्स चलते हैं। जिसके पास जितना अच्छा और ज्यादा स्पेक्ट्रम होता है, उसका नेटवर्क उतना तेज और मजबूत होता है। सरकार ने एक और अहम बात कही, जो कंपनी डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगी उसे नीतियों और फैसलों में फायदा मिल सकता है। जब मुकेश अंबानी ने यह सुना, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी कोर टीम को बुलाया और साफ कहा, हमें पूरे भारत के लिए 4G स्पेक्ट्रम खरीदना है और अभी खरीदना है। टीम हैरान थी। किसी ने धीरे से कहा, सर इसमें हजारों करोड़ लगेंगे। अंबानी का जवाब सीधा था, लगने दो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। 2015 स्पेक्ट्रम ऑक्शन का साल।
पूरे देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां मैदान में थीं, लेकिन जब नतीजे आए तो सबसे बड़ा दाम लगा चुकी थी रिलायंस जियो। करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके उसने पूरे देश में 4G स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया। ये देखकर भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर चौंक गए। इंडस्ट्री के अंदर बातें होने लगी, क्या अंबानी पागल हो गए? इतना पैसा सिर्फ स्पेक्ट्रम पे? लेकिन मुकेश अंबानी का प्लान बहुत बड़ा था। वो सिर्फ नेटवर्क नहीं बना रहे थे, वो एक इकोसिस्टम बना रहे थे। उनका सोचना साफ था, भारत में 1300 करोड़ लोग हैं। अगर हर इंसान को सस्ता और तेज इंटरनेट मिल जाए तो वो सब जियो के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और फिर डेटा, एप्स, डिजिटल सर्विसेज सबके जरिए पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहले इंटरनल टेस्टिंग शुरू हुई। रिलायंस के अपने कर्मचारियों को जियो सिम दी गई। जब उन्होंने इंटरनेट चलाया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। स्पीड 40-50 Mbps तक जा रही थी। उस समय भारत में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब अंबानी को पूरा यकीन हो गया, अब असली खेल शुरू होगा। 2015 से 2016 सिर्फ 1.5 साल में पूरे भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। करीब 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश। रिलायंस जियो ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टावर बिछा दिए। हजारों इंजीनियर दिन रात काम कर रहे थे। फाइबर केबल बिछाए जा रहे थे, डेटा सेंटर बनाए जा रहे थे। हर शहर और गांव को कनेक्ट किया जा रहा था। कहा जाता है कि जितने टावर भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया ने 10 साल में लगाए थे, उतने जियो ने लगभग 1.5 साल में खड़े कर दिए। लोग हैरान थे, मीडिया में सुर्खियां बनने लगी। फिर आया 5 सितंबर 2016, रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM मीटिंग। स्टेज पर आते हैं मुकेश अंबानी और एक ऐलान करते हैं, 31 दिसंबर तक सब कुछ फ्री, कॉल फ्री, डेटा फ्री, SMS फ्री, बस सिम लेनी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन दूसरी तरफ एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उन्हें समझ आ गया, ये सिर्फ ऑफर में ही है, ये सीधा हमला है। जियो सिम लेने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। पहले महीने 1.6 करोड़ यूजर, दूसरे महीने 3 करोड़, तीसरे महीने 5 करोड़। इतनी तेजी से ग्रोथ भारत में पहले कभी किसी कंपनी ने नहीं देखी थी। देखते ही देखते जियो देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई। डर के मारे बाकी कंपनियों ने अपने दाम गिराने शुरू कर दिए। जहां 1 GB डेटा 250 रुपए में मिलता था, वो 50 रुपए पर आ गया, फिर 20 रुपए तक गिर गया। लेकिन जियो तो सब कुछ फ्री दे रही थी। अब हर कोई जियो ले रहा था। रिक्शा वाला, दुकानदार, किसान, टीचर, डॉक्टर। सिर्फ 6 महीने में 10 करोड़ यूजर। ये एक डिजिटल क्रांति थी, लेकिन इस क्रांति की कीमत भी भारी थी। हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, कुल मिलाकर अरबों का बर्न। इंडस्ट्री के दिग्गज कहने लगे, ये मॉडल टिक नहीं सकता। भारती एयरटेल के CEO ने एक इंटरव्यू में कहा, जियो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये डूब जाएगी। लेकिन मुकेश अंबानी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये खेल महीनों का नहीं, सालों का है। मार्च 2017 फ्री ऑफर खत्म हुआ। अब असली परीक्षा थी। जियो ने अपने प्लान लॉन्च किए। 1 GB डेटा लगभग 10 रुपए, 28 दिन का अनलिमिटेड प्लान 309 रुपए। लोगों को डर था कि अब कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें सस्ती ही रहीं और यहीं जियो जीत गई। यूजर बढ़ते गए, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। 2019 तक रिलायंस जियो भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई। भारती एयरटेल पीछे रह गई और वोडाफोन आइडिया संघर्ष में आ गई। मुकेश अंबानी हर अखबार की हेडलाइन बन गए। उन्हें विजनरी, गेम चेंजर कहा जाने लगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर तेजी से बढ़ा, कंपनी की वैल्यू आसमान छूने लगी और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। लेकिन असली बदलाव सिर्फ पैसे में नहीं था। जियो ने पूरे भारत को बदल दिया। अब इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था। गांव का किसान यूट्यूब पर खेती सीख रहा था। छोटे दुकानदार पेटीएम से पेमेंट ले रहे थे। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय हर महीने औसतन 11 GB डेटा इस्तेमाल करने लगा, जो कई विकसित देशों से भी ज्यादा था। यह एक डिजिटल जादू था और इस जादू के पीछे थे मुकेश अंबानी। लेकिन हर बड़ी कहानी में टकराव आता है। यहां भी आया। भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने हार मानने से इनकार कर दिया। 2017 के अंत में इन कंपनियों के टॉप लीडर्स एक साथ बैठे। उन्होंने फैसला किया, अब सीधी टक्कर होगी। सबसे पहले उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की। उनका आरोप था कि जियो प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रही है, यानी जानबूझकर घाटा उठाकर
बाकी कंपनियों को खत्म करने की कोशिश। ट्राई ने जांच शुरू की, दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर ने मर्ज होकर वोडाफोन इंडिया बना ली ताकि मिलकर जियो का मुकाबला कर सके। भारती एयरटेल ने भी अपने टैरिफ और घटा दिए। जो जियो दे रही है हम भी देंगे। अब मुकाबला बराबरी का होने लगा था। उधर जियो के सामने भी एक नई समस्या खड़ी हो गई। नेटवर्क पर इतना लोड आ गया कि कई जगह स्पीड गिरने लगी, कॉल ड्रॉप होने लगे। लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायतें शुरू कर दी। ट्विटर पर #जियो डाउन ट्रेंड करने लगा। अब सवाल था, क्या जियो इस दबाव को झेल पाएगी या फिर ये वही पल होगा जहां से उसकी गिरावट शुरू होगी। अखबारों में हेडलाइन बनने लगी कि क्या रिलायंस जियो का जादू खत्म हो गया। कुछ टेक एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने लिखना शुरू कर दिया कि इतनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनी अब अपने ही बोझ के नीचे दब रही है। सोशल मीडिया पर लोग शिकायतें कर रहे थे, स्पीड गिर रही है, कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। कुछ यूजर्स वापस भारती एयरटेल की तरफ लौटने लगे। ये वक्त था मुकेश अंबानी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का। 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश दांव पर था। अगर यहाँ चूक हो जाती तो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक पूरा विजन खतरे में पड़ सकता था। लेकिन मुकेश अंबानी उन लोगों में से नहीं थे जो मुश्किल देखकर पीछे हट जाएं। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तेज, सटीक और बड़े पैमाने पर। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां जहां नेटवर्क की समस्या आ रही थी वहां तुरंत नई टीम भेजी गई, हजारों नए टावर लगाए गए, फाइबर नेटवर्क को और मजबूत किया गया, बैकएंड सिस्टम अपग्रेड किए गए। दूसरा, रेगुलेटरी फ्रंट। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने जियो ने अपना पक्ष रखा। साफ कहा, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ भारत को सस्ता इंटरनेट दे रहे हैं और ये देश के विकास के लिए जरूरी है। तीसरा, पॉलिसी सपोर्ट। नरेंद्र मोदी की सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन जियो की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहा था। इंटरनेट सस्ता हो रहा था, गांव-गांव तक पहुंच रहा था। ऐसे में सरकार का रुख भी साफ था, डिजिटल एक्सपेंशन को रोकना नहीं है। आखिरकार ट्राई का फैसला आया। जियो ने कोई नियम नहीं तोड़ा। ये फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। मुकेश अंबानी ने राहत की सांस ली, लेकिन रुके नहीं। धीरे धीरे नेटवर्क सुधरने लगा, कॉल क्वालिटी बेहतर हुई, स्पीड स्थिर हुई और जो यूजर्स चले गए थे वो वापस आने लगे। 2018 तक रिलायंस जियो फिर से मजबूत होकर खड़ी हो गई, इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। अब असर साफ दिखने लगा। वोडाफोन आइडिया पर भारी कर्ज चढ़ गया, हजारों करोड़ का। कंपनी धीरे धीरे कमजोर होती गई। भारती एयरटेल ने खुद को संभाला, लेकिन उसे भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। और जियो, वो अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वो मार्केट लीडर बन चुकी थी। 2025 तक आते आते जियो के पास 40 करोड़ से ज्यादा यूजर हो चुके थे। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, हर महीने हजारों करोड़ की कमाई और लगातार बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। एयरटेल बची रही, मजबूत रही, लेकिन जियो से पीछे। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ तेजी से बढ़ी और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन असली जीत सिर्फ पैसे में नहीं थी, असली जीत थी भारत का बदलना। आज भारत में इंटरनेट की कीमत दुनिया में सबसे कम है। जहां पहले 1 GB डेटा 200-300 रुपए में मिलता था, वहीं अब 10-15 रुपए तक आ गया। तुलना करें तो कई देशों में यही डेटा 700-800 रुपए तक पड़ता है। आज भारत में 75 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट। और ये बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा। गांव में किसान यूट्यूब पर नई खेती की तकनीक सीख रहे हैं, छोटे दुकानदार इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अपना सामान बेच रहे हैं। कोरोना के समय जब स्कूल बंद थे, बच्चों की पढ़ाई यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चलती रही। डिजिटल पेमेंट में क्रांति आ गई। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप्स हर घर में पहुंच गए। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले देशों में शामिल हो गया। ये सब एक विजन का असर था, एक आदमी का विश्वास और एक सही समय पर लिया गया बड़ा फैसला। जब विजन, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन तीनों एक साथ आते हैं तो इत्तेफाक बनता है, और रिलायंस जियो ने इत्तेफाक बना दिया। आज रिलायंस सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, जियो के दम पर उन्होंने पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। जियो मार्ट, जियो सिनेमा, जियो 7, हर जगह विस्तार। और अगला टारगेट 5G और उससे आगे। मुकेश अंबानी एक बार फिर वही करने की तैयारी में है जो उन्होंने 4G के साथ किया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है एक विजन की, एक जिद की और उस हिम्मत की जो बड़े फैसले लेने के लिए चाहिए होती है। जब पूरी दुनिया कह रही थी ये पागलपन है, तब भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। जब हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था, तब भी उन्होंने खेल छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था असली जीत शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में मिलती है।
इस कहानी से 3 बड़े सबक निकलते हैं। पहला, टाइमिंग सबसे अहम है। अंबानी ने डिजिटल इंडिया के साथ अपने प्लान को जोड़ा। दूसरा, बड़ा सोचो। जहां बाकी कंपनियां प्रॉफिट देख रही थी, वहां उन्होंने पूरा देश बदलने का सोचा। तीसरा, शॉर्ट टर्म नुकसान से मत डारो। अगर लॉन्ग टर्म विजन साफ है। 6 महीने फ्री देना पागलपन लग रहा था, लेकिन उसी ने 40 करोड़ कस्टमर दे दिए। आज हर भारतीय सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। ये एक तरह से मुकेश अंबानी का भारत को दिया गया डिजिटल तोहफा है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 5G, 6G, आगे और भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब अगला सवाल आपसे, आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहेंगे? टाटा ग्रुप की, गौतम अदानी की या किसी और की? अब तक अपना विजन बड़ा रखो और याद रखो, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।